Hello students, today is the lecture 3 of the industrial relations approaches. इसके पहले हम लोगों ने सारे अप्रोचेस कवर कर लिए थे। कुछ एक्स्ट्रा अप्रोचेस हैं जो हम एग्जाम पर्पज से ध्यान में रखते हैं। ये एक्स्ट्रा अप्रोचेस हैं। सबसे पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच नाम से ही क्लियर है कि साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे। इट इज़ गिवन बाय टेलर। नाम याद रखते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इट इज़ गिवन बाय टेलर। प्लीज इग्नोर दिस। हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, अगर एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ाना है तो उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी नाम से ही क्लियर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे ध्यान देगी। उनका ये मानना होता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी तभी बढ़ाई जा सकती है जब उनका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव हो, मतलब जैसा परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही उनकी सैलरी हो, वैसे ही उनका बोनस हो। दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच इज लेबर मार्केट थ्योरी अप्रोच। लेबर मार्केट थ्योरी अप्रोच याद रखिए क्या, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेबर मासेस थ्योरी और पढ़ा था लेबर वैल्यू थ्योरी। ये तीसरा लेबर रिलेटेड टर्म है, लेबर मार्केट थ्योरी। लेबर मार्केट थ्योरी वाज गिवन बाय फ्राइडमैन। इनका ये कहना होता है कि वेज सेटलमेंट बेस्ड ऑन एलोकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, वेज का सेटलमेंट कैसा होना चाहिए कि जैसा जिस नेचर का उनका काम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसके नाम में देखा जाए तो लेबर मार्केट कैसा है वो ध्यान देना चाहिए। लेबर मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट में कितने लेबर की अवेलेबिलिटी है, कितने लेवल अवेलेबल फॉर वर्क है, काम कितना है उनको देने के लिए, मतलब लेबर का सप्लाई और वर्क का डिमांड वो मैच होना चाहिए। लेबर का सप्लाई और वर्क का डिमांड मैच होना चाहिए। इस थ्योरी को बुलाया था लेबर मार्केट थ्योरी। मतलब वेज सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ द वर्क। लेबर आर कॉम्पिटिटिव। अगर एक मार्केट में बहुत सारे लेबर है तो लेबर के बीच में कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, जिसके कारण इकोनॉमिक मैक्सिमाइजर होगा, जिसके कारण इकोनॉमी हमारी बूम करेगी। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। चाइना में भी लेबर्स बहुत ज़्यादा एबंडेंट में अवेलेबल थे, इसलिए लेबर चीप थे और वर्क करने के लिए हमेशा रेडी होते थे। वर्क करने के लिए कोई रेडी होता था उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी दिखने लगती है। हमारा जो अपकमिंग इंडिया है उसमें लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और हमारा इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छा है आने वाले दिनों में। तो लेबर मार्केट थ्योरी बेस्ड सेटलमेंट बेस्ड ऑन एलोकेशन ऑफ वर्क। अब इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, डिमांड ऑफ वर्क एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों मैच करना चाहिए। इट इज गिवन बाय फ्राइडमैन। इसके पहले जो दो लेबर रिलेटेड टर्म है उनको भी दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन आ सकता है। ऑप्शंस में तीनों लेबर वाले पॉइंट दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, एक लेबर मार्केट थ्योरी गिवन बाय फ्राइडमैन, अदर टू आर लेबर मासेस थ्योरी एंड लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू गिवन बाय डेविड रिकार्डो। याद रखिएगा, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू डेविड रिकार्डो में कार आ रहा है, और मैंने कार के एग्जांपल से आपको कार की वैल्यू समझाई थी। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू याद रखिएगा, डेविड रिकार्डो, उसमें कार आ रहा है। नेक्स्ट अप्रोच इज ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोच में याद रखिएगा ये फोकस रखता है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे। कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसका फॉर्मूला है आर इज फंक्शन ऑफ बी और आर इज फंक्शन ऑफ सी, वेयर आर इक्वल्स टू द रूल्स गवर्निंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आर क्या होंगे, रूल्स होंगे जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाएंगे, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशंस को डिसाइड करेगा। बी क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी फॉर बार्गेनिंग, एंड सी इज इक्वल्स टू कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बेसिकली इस फॉर्मूला से आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, तो ये ध्यान दीजिए, फोकस रहेगा हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग में। तो ये मानना है कि जो भी कन्फ्लिक्ट होंगी वो कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही रिजॉल्व किया जा सकता है, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए एक इंडस्ट्रीज के अंदर। एक बार मैं पॉइंट को रिसाइड कर देता हूँ।
व्यूज ट्रेड यूनियन एज एन, एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये ट्रेड यूनियन को एज ए एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करता है कि ट्रेड यूनियंस नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय खुद मिलके बार्गेन कर लेंगे, हमें ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं है। ट्रेड यूनियन एज एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूड्स कलेक्टिव एग्रीमेंट, हमें कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी चाहिए। फ्रॉम द स्फीयर ऑफ internal regulations. According to him, collective bargaining is central to the industrial relation system. This point is very important. Collective bargaining is central to the industrial relation system. पूछ सकता है डायरेक्ट, in which of the following approaches collective bargaining is central to the industrial relation system? The answer is export approach. This is clear. याद रखना, कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन नहीं चाहता है। 3 पॉइंट में देखा जाए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पे फोकस करता है, ट्रेड यूनियन नहीं चाहता है और कलेक्टिव एग्रीमेंट भी नहीं चाहता। द नेक्स्ट अप्रोच इज जी मार्गेरिशन अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या बोलते हैं? जी मार्गेरिशन अप्रोच ये एक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल अप्रोच इज गिवन बाय जी मार्गेरिशन। इसमें ये बोला था, द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस is the nature of the development of conflict itself. Hence, focus on conflict generation rather than conflict resolutions. ये कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट आया ही conflict के कारण, जिसे हमारा एक्सपोर्ट अप्रोच बताता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग पे उसका फोकस रहता है। जी मार्गेरिशन द इंडस्ट्रियल सोशल अप्रोच ये फोकस करता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब्जेक्ट मार्केट में आया ही बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट का ओरिजिन ही ना हो, कि कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। हेंस फोकस ऑन द कन्फ्लिक्ट जनरेशन रेदर देन रिजोल्यूशंस। कन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन पे ध्यान नहीं देता, ये कन्फ्लिक्ट के ओरिजिन पे ही ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कन्फ्लिक्ट ही कारण है इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होने। दिस इज वेरी सिंपल अप्रोच। इसका जी मार्गेरिशन द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच पे ये ध्यान रहेगा कि कन्फ्लिक्ट फोकस रहता है। हाँ, कन्फ्लिक्ट एट 2 लेवल्स, 2 लेवल पे कन्फ्लिक्ट होता है। इंट्रा प्लांट मतलब विद इन द इंडस्ट्री कन्फ्लिक्ट होगा, एंड आउटसाइड फर्म, आउटसाइड फर्म मतलब आउटसाइड फर्म के बाहर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये 2 लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट पे फोकस करता है, इंट्रा प्लांट कन्फ्लिक्ट, आउटसाइड फर्म कन्फ्लिक्ट। जी मार्गेरिशन इज वन। द नेक्स्ट अप्रोच इज मैक्स वेबर अप्रोच। मैक्स वेबर जहाँ भी आता है वहाँ पे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, मैक्स वेबर के नाम से डायरेक्ट आना चाहिए ब्यूरोक्रेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हायरार्की, मतलब हर जगह हायरार्की है। टॉप में कौन बैठा है? मैनेजमेंट। बॉटम में कौन होते हैं? एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि एक हायरार्की होगी जिसके टॉप में मैनेजमेंट बैठा रहेगा, नीचे एम्प्लॉय बैठा रहेंगे। तो ये लेवल्स जितने बढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? मैक्स वेबर के द सोशल एक्शन अप्रोच भी बोला जाता है इसको, सोशल एक्शन अप्रोच। तो एक्शन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। तो ये दिमाग में रखना, सोशल एक्शन अप्रोच, हायरार्की दिमाग में आनी चाहिए, मैनेजमेंट ऊपर, एम्प्लॉय नीचे। Context of increasing rationalization and bureaucratization. Trade union in the Weber schema of things has both economic purpose as well as political and power struggles. Political purpose and power struggles. ठीक है? तो वेबर क्या बोलते हैं कि जो भी ट्रेड यूनियन है उसका सोल पर्पस सिर्फ एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है, उसका पर्पस पॉलिटिकल भी होता है और पावर एक्वायरिंग भी होता है, पावर स्ट्रगल भी होता है। तो जहाँ जहाँ अलग अलग हायरार्की वहाँ पावर स्ट्रगल होगा ही।